हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज एक अपन महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मानचित्र कला कार्टोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोरिलेशन, सहसंबंध के बारे में आज विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक है, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, नेट सेट की एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अपन बात करें ग्रेड फर्स्ट के बारे में, तो स्कूल लेक्चरर के अंदर यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि पहले कोरिलेशन को समझाएंगे, फिर इसके जो जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी अपन चारों ऑप्शंस पे काम करेंगे। तो एक बार पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अध्ययन करते हैं अपन कोरिलेशन का। देखो, कोरिलेशन सबसे ही पता लग रहा है। कोरिलेशन हिंदी में बोलते हैं सह संबंध। कोई दो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज, ठीक है। इनके मध्य कोई संबंध है। संबंध है तो किस तरह का है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, संबंध नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अपन आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो सह संबंध होता है वो किन्हीं दो सम्यक श्रेणियों के मध्य संबंध को बताता है कि वहां पे संबंध धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उसका मान क्या होगा, कौन कौन सी विधियों के द्वारा सह संबंध ज्ञात किया जाता है, इन सब के बारे में आज विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, सह संबंध कोरिलेशन, सह संबंध कोरिलेशन। देखो, दो सम्यक श्रेणियों के मध्य संबंध है अथवा नहीं, यदि कोई पारस्परिक संबंध है तो उसकी दिशा व परिणाम क्या होगा, इसका अध्ययन सह संबंध में किया जाता है। कि कोई दो वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज, अगर उनके बीच में कोई संबंध है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, और उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी धनात्मक है या ऋणात्मक है। इस तरह का जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं सह संबंध। देखो, सह संबंध के बारे में सर्वप्रथम ब्रावोस महोदय ने बताया था, ब्रावेस महोदय ने बता दिया था। फ्रांस के खगोल शास्त्री थे। सर्वप्रथम सह संबंध के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति का नाम है ब्रावेस महोदय है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रावेस महोदय ने सर्वप्रथम सह संबंध के बारे में अपन लोगों को बताया, यानी बता दिया था, ठीक है। अब सह संबंध का विस्तृत रूप से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहज संबंध का विस्तृत या जो आधुनिक रूप दिया, आधुनिक रूप, विस्तृत या आधुनिक रूप दिया कार्ल पियर्सन ने। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। शब्द किसके द्वारा या सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया, ब्रावेस महोदय के द्वारा बताया। फ्रांस के खगोल शास्त्री थे, लेकिन आधुनिक या सर्वाधिक विकास किसने किया, तो वो है कार्ल पियर्सन, ठीक है। और इन्होंने कब किया, 1890 में किया। ये भी याद रखना है आपको, 1890 में सह संबंध का सर्वाधिक डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, कार्ल पियर्सन महोदय के द्वारा किया गया है, ठीक है। कार्ल पियर्सन महोदय के द्वारा किया गया है। एक श्रेणी के चरों में परिवर्तन से दूसरी श्रेणी के चरों में परिवर्तन होता है या प्रभावित होता है, दोनों समग्र श्रेणियों के मध्य सह संबंध होता है। तो देखो, ये लाइन ये बोलती है कि कोई एक्स की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू से y की वैल्यू प्रभावित होती है या y की वैल्यू से x की वैल्यू प्रभावित होती है तो उनमें सह संबंध है। अगर x की वैल्यू से y की वैल्यू प्रभावित नहीं होती या y की वैल्यू से x की वैल्यू प्रभावित नहीं होती तो वहां पे सह संबंध नहीं है। आगे अपन जाके सह संबंध का मान भी देखेंगे। देखो, सह संबंध के प्रकार, सह संबंध दो प्रकार का होता है, धनात्मक सह संबंध और ऋणात्मक सह संबंध, ठीक है। जो धनात्मक सह संबंध होता है उसको डायरेक्ट भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, या सकारात्मक सह संबंध भी बोलते हैं। एग्जामिनर कुछ भी नाम दे सकता है। धनात्मक सह संबंध यानी पॉजिटिव सह संबंध, प्रत्यक्ष डायरेक्ट सह संबंध, पॉजिटिव और सकारात्मक सह संबंध। दूसरा जो सह संबंध होता है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक सह संबंध, उल्टा विलोम सह संबंध, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सह संबंध व नेगेटिव सह संबंध, ठीक है। अब तो जो धनात्मक सह संबंध होता ना, वो अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, अगर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घटनी चाहिए। इस तरह का जो संबंध होता है वो धनात्मक सह संबंध होता है। ध्यान रखने की बात यह है कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू घटेगी। तो दोनों समानांतर हैं, दोनों में बढ़ रहा है और दोनों में घट रहा है। इस तरह का जो सह संबंध होगा वो पॉजिटिव यानी धनात्मक सह संबंध होगा। और जो ऋणात्मक सह संबंध है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की घटेगी और y की बढ़ रही है तो x की वैल्यू घटेगी। एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, एक का मान बढ़ेगा, दूसरे का मान
घटेगा, या दूसरे का मान बढ़ेगा तो पहला वाला मान क्या होगा, घटेगा। इस तरह की जो वैल्यूज देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। तो सहसंबंध दो प्रकार का है, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। देखो, धनात्मक सहसंबंध प्रत्यक्ष पॉजिटिव या जो सकारात्मक सहसंबंध होता है, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन भी आता है। धनात्मक सहसंबंध में यदि एक समक नहीं है, ये समक है, एक समक श्रेणी में वृद्धि हो तो दूसरी समक श्रेणी में भी वृद्धि होगी। एक स्थिति तो ये बनती है, पहली वाली स्थिति ये बनती है, यदि एक समक श्रेणी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, जैसे यहां पे दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, y की वैल्यू दे रखी है। अब x की वैल्यू देखोगे 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी क्रमिक रूप से क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, x की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जो x की वैल्यू है इसके अंदर आप देखोगे वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू देखोगे 30, 32, 34, 36, 38, 40, इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो x के साथ साथ y में भी वृद्धि हो रही है, यानी जो x की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है और y की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। इस तरह का जो संबंध होगा वो धनात्मक सहसंबंध होगा। किस तरह होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा। जो दूसरी कंडीशन इसके अंदर बनती है, अगर x की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू घट रही है और y की वैल्यू भी घट रही है, यदि x की वैल्यू घट रही है और y की वैल्यू भी घट रही है, ठीक है, x का मान भी घट रहा है और y का मान भी घट रहा है, तो यहां समझने की बात है, हमने तो ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे घट रहा है तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा, यहीं पे गलती होती है, ऐसा नहीं सोचना। जो धनात्मक सहसंबंध होता है उसमें x या y दोनों के मानों में वृद्धि होगी या दोनों के मानों में क्रमिक रूप से क्या होगी, कमी होगी। इस तरह का जो सहसंबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक सहसंबंध। जैसे यहाँ पे बात करते हैं 20, जैसे x की वैल्यू है 20, 15, 10, 5, 0 और y की वैल्यू है 50, 45, 40, 35, 30। अब आप इसमें देखोगे, पहली वाली कंडीशन तो समझ में आ गई कि दोनों के मानों में क्या हो रही है, वृद्धि। दूसरी कंडीशन में देखो, यदि x के मान में कमी हो रही है, देखोगे यहाँ पे x के मान में क्या हो रही है, यहाँ पे कमी, देखो 20, 15, 10, 5, 0, y के मान में 50, 45, 40, 35, 30, तो दोनों के मान में कमी हो रही है, दोनों के मान में कमी होगी तो भी क्या होगा, धनात्मक सहसंबंध होगा। यहां ध्यान देने की बात है, मैं फिर से बता रहा हूं, यदि x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू बढ़ रही है, धनात्मक सहसंबंध है। x की वैल्यू घट रही है और y की वैल्यू घट रही है तो भी धनात्मक सहसंबंध है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। ऋणात्मक सहसंबंध देखो, यदि एक समक श्रेणी के चर मूल्य में वृद्धि होने पर दूसरी, ये समक है ये, दूसरी समक श्रेणी के चर मूल्यों में कमी हो या दूसरे चर मूल्यों में वृद्धि होने पर फर्तम मूल्यों में कमी हो, अर्थात दोनों चर मूल्य एक दूसरे के विपरीत हो, तो संबंध कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। यानी x की वैल्यू बढ़ रही हो, y की घट रही हो, y की बढ़ रही हो, या y की बढ़ रही हो, x की वैल्यू घट रही हो, एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रिया चलती है, इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन की बात होती है। देखिए x की वैल्यू है 6, 8, 10, 12, 14, 16, x की वैल्यू देखोगे आप यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, जबकि आप y की वैल्यू देखोगे यहाँ पे घट रही है, 30, 28, 26, 24, 22 और 20। तो x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, उल्टे हो गए, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध है। इधर देखोगे जो x की वैल्यू है वो घट रही है 50, 40, 30, 20, 10, जबकि y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों की दो कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह के सहसंबंध को क्या बोलेंगे, नेगेटिव या ऋणात्मक सहसंबंध बोलेंगे, ठीक है, या इनडायरेक्ट सहसंबंध बोलेंगे या नकारात्मक सहसंबंध बोलेंगे, उल्टा होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर दोनों बढ़ेंगे, x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू घट रही है और y की वैल्यू घट रही है, उस कंडीशन में धनात्मक होगा। यदि x की वैल्यू बढ़ रही है और y की घट रही है, या y की बढ़ रही है और x की घट रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अब देखो सहसंबंध की विशेषताएं होती हैं, आपको याद रखना है, सहसंबंध के द्वारा दो चरों के मध्य संबंध है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, उनके बीच में सहसंबंध है, तो सहसंबंध किस प्रकार का है, उसका रिजल्ट क्या है, इस चीज का पता लगाया जाता है। सहसंबंध की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, आगे पीछे इनके मानों के पीछे कोई इकाई नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहसंबंध की कोई इकाई नहीं होती है।
इकाई नहीं होती है। सहसंबंध का मान हमेशा -1 से +1 के मध्य होता है। हमेशा यह ध्यान रखना, सहसंबंध का जो मान है वो -1 से +1 के मध्य होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सहसंबंध का जो मान है वो कितना होता है, -1 से लेकर +1 के मध्य या +1 से -1 के मध्य ये सहसंबंध पाया जाता है। अब देखो दो कंडीशंस तो आप लोगों को याद रखनी है। यदि प्लस पूछ रहा है +1, इसका मतलब है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। यहाँ पे अगर +1 की बात करता है तो वहां पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। यदि -1 आता है तो वहां पे पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। पूर्ण है, संपूर्ण कोरिलेशन है। अगर इस कंडीशन में मान आता है, यदि +1 है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, यदि -1 है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक है, कोरिलेशन का जो मान होता है वो -1 से लेकर +1 के मध्य होता है। चरों के मध्य संबंध बताया जाता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मान -1 से +1 होता है। अगर +1 है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है और -1 है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। अब देखो ये धनात्मक सहसंबंध के बारे में बात हो रही है। देखो दो वैल्यूज बता रखे हैं आपके सामने, अक्ष अक्ष पे और वाई अक्ष पे, अक्ष की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ठीक है, अक्ष की वैल्यू और वाई की वैल्यू। देखो अक्ष में देखोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वैल्यूज क्या हो रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, बढ़ रही हैं। इसी तरीके से वो जो वाई की वैल्यू है 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस डायग्राम को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि सहसंबंध कैसा है, धनात्मक सहसंबंध। कैसा है, धनात्मक सहसंबंध। देखो अक्ष की वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है और वाई की वैल्यू में भी क्या हो रही है, वृद्धि। यदि अक्ष की वैल्यू में भी कमी हो और वाई की वैल्यू में भी कमी हो, उस कंडीशन में भी धनात्मक सहसंबंध होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब एक की वैल्यू बढ़े दूसरे की घटे या दूसरे की बढ़े पहले वाले की घटे, उस कंडीशन में ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो आप देखोगे इस डायग्राम के द्वारा अक्ष की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस कंडीशन के अंदर जो सहसंबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध होता है। और आप देखोगे यहां से एक अपने को सीधी रेखा प्राप्त होती है, रेखिक रेखा प्राप्त हो रही है, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है यहां से। ठीक है, अगर इस तरह का डायग्राम देखने को मिले तो हमेशा ये याद रखना है धनात्मक सहसंबंध होगा। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप लोगों को, धनात्मक जो सहसंबंध होता है वो अक्ष का बायां भाग, देख लीजिए ये अक्ष अक्ष है, इसका कौन सा भाग हो गया, बायां। ठीक है, और नीचे का भाग हो गया बायां और नीचे, नीचा, बायां और नीचा। इसकी जो रिजल्ट आएगा यानी एक रेखा बनेगी तो अक्ष अक्ष के बायां भाग नीचे से वाई अक्ष के दाएं भाग की तरफ जाएगा। ठीक है, वाई अक्ष के दाएं भाग की तरफ जाएगा। इस कंडीशन में जो सहसंबंध होगा वो कैसा होगा, धनात्मक सहसंबंध। आप देख लीजिए अगर आपको ऐसा कोई डायग्राम मिलता है उस कंडीशन के अंदर धनात्मक सहसंबंध होगा। धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, देखो अक्ष अक्ष के बाएं भाग से वाई अक्ष का है वो दायां भाग, इस तरीके की एक रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरह की रेखा का जो सहसंबंध होगा वो धनात्मक सहसंबंध होगा। आगे चलते हैं। देखो धनात्मक जो, देखो हमेशा ये याद रखना है जो सहसंबंध का मान है वो +1 से -1 के मध्य या -1 से +1 के मध्य पाया जाता है, इसके मध्य सहसंबंध पाया जाता है। ठीक है, आगे जो सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो धनात्मक सहसंबंध है या जो ऋणात्मक सहसंबंध है इनका भी अलग से डिवाइडेशन कर रखा है। यदि प्लस का निशान आएगा तो धनात्मक है, माइनस का निशान आएगा तो ऋणात्मक है। देखो 0.75 से +1 के मध्य सहसंबंध कैसा है, उच्च धनात्मक सहसंबंध। कैसा है, उच्च धनात्मक सहसंबंध है। जबकि +0.25 से लेकर +0.75 तक मध्यम धनात्मक सहसंबंध है। ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर +0.75 से +1 है तो वहां पे उच्च धनात्मक सहसंबंध है, और जब +1 हो जाएगा तो वहां पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। बीच वाली जो कंडीशन है +0.25 से 0.75 तक होगा, उसको बोलते हैं मध्यम धनात्मक सहसंबंध। क्या कहते हैं, मध्यम धनात्मक सहसंबंध। यानी सहसंबंध तो है लेकिन मध्यम श्रेणी का है। ठीक है, 0 से लेकर
0.25 के मध्य, इस कंडीशन में आप देखोगे तो आपको मिलेगा निम्न धनात्मक सहसंबंध, निम्न धनात्मक सहसंबंध। इसी तरीके से जो ऋणात्मक सहसंबंध होता है, मान में माइनस चिन्ह लग जाएगा, 0.75 से -1 के मध्य होगा तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध होगा, और -1 हो जाएगा तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। 0.25 से 0.75 तक मध्यम श्रेणी का, और -0 से लेके -0.25 तक निम्न श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ये आपको टेबल याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। ठीक है, देखो सहसंबंध को पी या रोह के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, पी या रोह के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। और जो ये प्रदर्शन बताया गया है ये स्पीयरमैन ने बताया है, ध्यान रखना, स्पीयरमैन ने बताया। आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। स्पीयरमैन की जो कोटि अंतर विधि है सहसंबंध ज्ञात करने की, तो जो सहसंबंध है उसको पी या रोह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकों के लिए कोटि आकार सहसंबंध होगा, कोटि आकार सहसंबंध होगा। x की वैल्यू है 2 6 4 6 2, y की वैल्यू है 4 4 4 4। अब आप x की वैल्यू देखोगे 2 से 6, 6 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 2, कोई क्रमबद्धता नहीं है इसके अंदर। y की वैल्यू देखोगे, इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखेंगे जैसे x की वैल्यू है ये, और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू है वो सब में समान है, स्थिर है 4 4 4। ठीक है, x की वैल्यू है कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। अगर x की वैल्यू के साथ जो y की वैल्यू होती है, अगर कोई एक चर की वैल्यू स्थिर होती है, देख लीजिए इसमें y की वैल्यू कैसी है, स्थिर है, कांस्टेंट है। अगर y की वैल्यू स्थिर होती है, किसी भी चर की वैल्यू स्थिर होती है, तो उनमें सहसंबंध नहीं पाया जाता, उनमें सहसंबंध नहीं पाया जाता। यानी जो सहसंबंध होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, सहसंबंध 0 होगा। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यदि एक चर मूल्य में कमी या वृद्धि हो, या दूसरे चर मूल्य में मान स्थिर हो, मान स्थिर हो, तो संबंध नहीं होगा, अर्थात सहसंबंध का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब वो x की वैल्यू स्थिर हो सकती है, y की वैल्यू स्थिर हो सकती है, दोनों में से किसी की भी वैल्यू स्थिर हो, वहां पे जो कोरिलेशन होगा वो शून्य होगा, यानी 0 होगा। अब देखो ये सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां हैं। ठीक है, 3 तरह की विधियां हैं। परकीन आरेख विधि है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है, और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि है। ये 3 तरह की विधियां हैं। परकीन आरेख विधि है, कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि है, और स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है। यहां से भी डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहीं से पूछा जाता है। तो इन जो इसके मेथड हैं, जो विधि हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो जो परकीन या आलेखी विधि होती है, ठीक है, एक डायग्राम के द्वारा बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा मात्रा नहीं बताई जाएगी। ठीक है, मान नहीं बताए जाएंगे। ठीक है, परिणाम नहीं बताए जाएंगे। यानी ये संबंध ज्ञात करने की एक सरल विधि है। इस विधि के द्वारा सहसंबंध ज्ञात तो होता है, सहसंबंध ज्ञात तो हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा पता नहीं है कि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है या पूर्ण ऋणात्मक है, मध्यम है, निम्न है। यानी इसके द्वारा एक निश्चित रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता कि किस तरह का सहसंबंध है, यही पता लगाया जा सकता है कि इसमें सहसंबंध है। तो एक सरल विधि है। इस विधि के द्वारा सहसंबंध ज्ञात तो होता है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं ज्ञात होती। यह विधि आर्थिक व भौगोलिक आंकड़ों को, ध्यान रखना, आर्थिक व भौगोलिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक सरल विधि है। बिल्कुल सबसे सिंपल विधि है। ये परकीन आलेख विधि है। एक डायग्राम बना दिया जाता है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर यही पता लगता है कि यहाँ पे सहसंबंध है, लेकिन किस मात्रा में है, उच्च है, मध्यम है, निम्न है, पूर्ण है, इस तरह का पता नहीं लगता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, जो स्वतंत्र चर होता है उसको x अक्ष पे होता है, यानी x अक्ष पे जो चर होगा वो कौन सा होगा, स्वतंत्र चर, और जो y अक्ष पे जो चर होगा वो कौन सा होगा, आश्रित चर। याद रख लेना इस चीज को। कोरिलेशन के जो मेथड में जो x अक्ष है उस पे स्वतंत्र चर होता है, और जो y अक्ष है उस पे आश्रित चर होता है। यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये याद रखना है। x अक्ष पे स्वतंत्र, y अक्ष पे आश्रित चर होता है। अब देखो आप इनके द्वारा देख के पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या है, सहसंबंध है। क्या है,
सहसंबंध। अगर इस तरह की रेखा प्राप्त होती है x अक्ष के बाएं से y अक्ष के दाईं ओर, तो वहां पे धनात्मक सहसंबंध होगा। यदि y अक्ष के बाएं से x अक्ष के दाईं ओर की ओर, देखो ये y अक्ष का बायां हुआ ना, बायां और ऊपर, ऊपर वाला भाग हुआ, और ये x अक्ष का दायां और नीचा वाला भाग हुआ, ठीक है। इस तरह का जो सहसंबंध होगा वो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इस तरह का देखोगे, x अक्ष का बायां भाग है, ये बायां ही तो होगा, ये दायां होगा, और नीचा है, नीचे वाला भाग है। y अक्ष का दायां भाग है, ठीक है, और ऊपर वाला भाग है। इस तरह का कंडीशन देखने को मिलती है तब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, ठीक है। बिल्कुल एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा तब की बात है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। जैसे इस तरह का प्राप्त हो रहा है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, और इस तरह का प्राप्त हो रहा है तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। दूसरी विधि है, देखो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरिलेशन का डेवलपमेंट इसी महोदय ने किया है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि दोनों याद रखने हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि, इस विधि के द्वारा सहसंबंध की दिशा व मात्रा दोनों ज्ञात की जाती है। धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है, यह भी ज्ञात किया जाता है। साथ में उसकी मात्रा भी ज्ञात की जाती है कि उच्च है, मध्यम है, निम्न है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। इसके अलावा इसमें दिशाओं का ज्ञान होता है, मात्रा और सीमाओं का ज्ञान होता है। दिशाओं का ज्ञान होगा, मैं लिख देता हूं जो इसमें है, दिशा व मात्रा का ज्ञान होता है। दिशा व मात्रा का ज्ञान होता है, लिखा हुआ भी है। दूसरा है सह विचरण को बताता है, ये याद ध्यान रखना है, सह विचरण को बताता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये भी इंपोर्टेंट है। एक और बताता है, रेखिक सहसंबंध को बताता है। रेखिक सहसंबंध को बताने वाली जो विधि है वो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक विधि है या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध है। रेखिक सहसंबंध को बताता है, रेखा के रूप में रेखिक सहसंबंध को बताता है, रेखिक सहसंबंध को बताने वाला। अब देखो, कार्ल पियर्सन ने सबसे ज्यादा कोरिलेशन का डेवलपमेंट किया 1890 के अंदर। इसकी जो विधि है वो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि है। इसका दूसरा नाम है गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि। यह विधि दिशा व मात्रा को बताती है, सह विचरण को बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये रेखिक सहसंबंध को बताती है, ध्यान रखना। किसको बताएगी? रेखिक सहसंबंध को बताने वाली विधि कौन सी है? कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि है, गुणनफल आघूर्ण विधि है, बताती है, ठीक है। तीसरी विधि है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि, ध्यान रखना, कोटि अंतर विधि है, ठीक है। अक्ष की वैल्यू, वाई की वैल्यू, उनको क्रमिक रूप से कोटि दी जाती है। जो सबसे बड़ा मान होता है उसको 1 नंबर, फिर उससे छोटा वाला मान को 2 नंबर, जो सबसे लास्ट वाला मान होता है उसको सबसे निम्नतम कोटि दी जाती है। इसी तरह वाई की वैल्यू को भी कोटि दी जाती है। दोनों में से अंतर निकाल लिया जाता है, फिर एक इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले रखकर कैलकुलेशन करते हैं तो स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि ज्ञात हो जाती है। देखो, इस विधि में दिशा व मात्रा दोनों ज्ञात होती हैं, दिशा व मात्रा दोनों ज्ञात होती हैं। स्पीयरमैन ने सहसंबंध को पी या रो से प्रदर्शित किया है। देखो, सहसंबंध को 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, एक आर से, एक पी से, एक रो से, RHO, रो से, ठीक है। यह सहसंबंध को प्रदर्शित करने का तरीका है, सहसंबंध, ठीक है। लेकिन जो P या RHO है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। देखो, जो कार्ल पियर्सन की विधि है या स्पीयरमैन की जो कोटि अंतर विधि है, दोनों में जो मुख्य अंतर है ये है, दोनों में समानता तो देख लो, दिशा भी बताएगी, मात्रा भी बताएगी, लेकिन जो दोनों में मुख्य अंतर है, जो कार्ल पियर्सन की जो मेथड है उसमें रेखिक माप बताया जाता है।
या रेखिक सहसंबंध बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है इसमें गैर रेखिक सहसंबंध को बताया जाता है, गैर रेखिक सहसंबंध को बताया जाता है। गैर रेखिक सहसंबंध को बताया जाएगा। बेसिक अंतर याद रखना है। और जो आलेखीय जो ग्राफी विधि है उसमें सहसंबंध का तो पता लग जाता है, लेकिन किस मात्रा में इसका पता नहीं लगता है। तो ये तीनों विधियां होगी सहसंबंध ज्ञात करने की। आलेखीय ग्राफी विधि है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक या गुणनफल आघूर्ण विधि है, सहसंबंध है। कार्ल पियर्सन के द्वारा दिशा व मात्रा सह विचरण रेखिक सह संबंध बताया जाता है, इसके द्वारा भी दिशा व मात्रा दोनों बताई जाती है, लेकिन गैर रेखिक सह संबंध बताया जाता है। इस विधि के द्वारा सुंदरता, स्वास्थ्य व ईमानदारी चरों को भी प्रदर्शित किया जाता है। सुंदरता, स्वास्थ्य व ईमानदारी। अब सुंदरता, स्वास्थ्य, जो ईमानदारी है ये गुण है। क्या है? गुण। क्या है? गुण। इसीलिए तो गैर रेखिक है। क्या है? गुण। ये से पूछ ले कि सह संबंध में गुणों को प्रदर्शित करने वाली विधि कौन सी है, तो वह है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि सुंदरता, स्वास्थ्य व ईमानदारी जैसों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी एक तरीके के सुंदर होना गुण है, अच्छा स्वास्थ्य होना भी एक गुण है, ईमानदारी होना भी एक गुण है। तो स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के द्वारा सुंदरता, स्वास्थ्य व ईमानदारी जैसे गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी गैर रेखिक सहसंबंध होता है। जबकि जो रेखिक संबंध होता है वो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध होता है। अब देखो, जो सहसंबंध का जो उपयोग होता है ना, वो शोध रिसर्च में होता है, भौगोलिक अध्ययन में होता है, और पूर्वानुमान लगाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं सिंपल क्वेश्चन, शोध कार्यों में भी होता है, भौगोलिक अध्ययन में भी, और पूर्वानुमान लगाने में भी सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, एक है कार्ल पियर्सन। इसने जो सहसंबंध बताया का जो परिमाण होता है उसको इसने बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन याद रखना है। कोफिशिएंट कोरिलेशन किसने बताया है? कार्ल पियर्सन ने बताया है। यानी जो सहसंबंध का जो परिमाण होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन ने ये बात बताई है। साथ में आपको एक चीज और बताता हूं मैं, एक तो क्वेश्चन आगे आपको यहां ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, x की वैल्यू है, y की, इसी तरीके से x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर x की बाएं से y के दाईं ओर अगर इस तरह का अपने को एक डायग्राम मिलता है तो वह है +1, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यदि y की वैल्यू के बाएं से x की वैल्यू के दाईं ओर, इस कंडीशन में होता है -1, यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। यदि अपने को इस तरह का कोई मिलता है, आप देखोगे x की वैल्यू और y की वैल्यू के बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का संबंध है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं। इस तरह के सहसंबंध को बोलते हैं शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध क्या कहते हैं? शून्य सहसंबंध। इस तरह का डायग्राम मिलता है, समझ लेना फिर से। x की वैल्यू के बाएं भाग से y की वैल्यू के दाईं ओर
अगर आपको एक रेखा प्राप्त होती है तो +1 है, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। y की वैल्यू के बाएं भाग से अक्ष की वैल्यू के दाएं भाग की अगर इस तरह का मिलता है तो वहां पे -1 है, यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अगर आपको डायग्राम को देख के पता लगता है दोनों के बीच में कोई सहसंबंध नजर नहीं आ रहा है तो वहां पे शून्य सहसंबंध होगा। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। आरेख प्रदर्शित करता है, आरेख प्रदर्शित करता है, आरेख प्रदर्शित करता है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है। अब ऑप्शन देखो, इसमें एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया, y की वैल्यू को इधर दिखाना था, दिखा दिया उधर, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप रेखा देखोगे, x की वैल्यू के बाएं भाग से y की वैल्यू के दाईं ओर जा रही है। देख लो, x की वैल्यू के बाएं भाग से नीचे से ऊपर की ओर y की वैल्यू के दाईं ओर जा रही है। तो इस तरह का जो सहसंबंध होता है वो कौन सा होता है? +1। कौन सा होता है? +1। और जो +1 सहसंबंध होता है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है, जिसको ये डेफिनेशन याद थी, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, आंसर तो इसको फर्स्ट वाला आएगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। अब जो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा ना, वो कैसा होता? अगर इस तरह की वैल्यू होती, x की वैल्यू और y की वैल्यू, और इस तरह का अगर कोई डायग्राम देखने को मिलता, उस कंडीशन के अंदर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, यानी -1 वाला जो सहसंबंध है वो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। कोई सहसंबंध नहीं है इसके अंदर, सहसंबंध दिख रहा है, सीमित धनात्मक सहसंबंध है, इसका कोई मान अभी देखने को इसमें नहीं है। तो ये आरेख प्रदर्शित कर रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिया हुआ प्रकीर्ण आरेख प्रदर्शित करता है, मैंने बताया था ना सहसंबंध को 3 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, आर के द्वारा, पी के द्वारा और आर एच ओ के द्वारा। ठीक है, 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो आर का मान है ये किसको प्रदर्शित करता है? अब देखो, आप इस डायग्राम को आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, आप देखोगे y अक्ष है, उसके बाएं भाग ऊपर से x की जो वैल्यू है उसके दाएं भाग की ओर अपने को दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे इनमें जो क्रमबद्धता है, आप देखोगे कि +-1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से इनमें क्रमबद्धता नहीं है। पूर्ण रूप से क्रमबद्धता कब होती? अगर इस तरह का होता, x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर इस तरह का होता, वहां पे -1 यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता। अब जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, उनके ऑप्शन देखा करो। ठीक है, अब अपन ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया इस क्वेश्चन के अंदर जो सहसंबंध है वो ऋणात्मक सहसंबंध है। कैसा है? ऋणात्मक सहसंबंध है। तो ऋणात्मक सहसंबंध है तो आप देखोगे प्लस वाले को तो काटो, पहले काट दिया। ठीक है, 2 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। ठीक है, अब देखोगे आप -1 यानी जो ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा जब क्रमिक रूप से क्रमबद्धता आएगी। क्रमिक रूप से जो क्रमबद्धता आएगी बिल्कुल आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। इस तरह की कंडीशन होगी तभी ही -1 यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इसका मतलब यह है कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सहसंबंध ऋणात्मक तो है, लेकिन -1 यानी पूर्ण सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध नहीं है, मध्यम है या निम्न है या उच्च है, इसका अपने को पता लगाना है। तो अब आप ऑप्शन में देखोगे -1 वाला तो हो नहीं सकता, तो क्या हो गया? दूसरे वाला -0.6। अब -0.6 किस में आता है? मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध, मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। देखो ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। अब जब भी आप ये क्लास लो, देखो उस समय आप अपने रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे और साथ साथ में डायग्राम बनाते जाइए, तभी जाके समझ में ये आएगा। ठीक है, अकेले आप सुनते रहोगे, वो सुनने वाला पार्ट नहीं है, समझने वाला पार्ट है।
अभ्यास करने वाला पार्ट है। तो आप डायग्राम बनाओ, सुनते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, तभी जाके ये समझ में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिकूल सह संबंध में समासरण रेखाएं इनमें से कैसे डलती है। क्या पूछ रहा है, देखो प्रतिकूल सहसंबंध। अब सहसंबंध दो प्रकार का ही बताया, धनात्मक ऋणात्मक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है, दो तरह के हैं। तो प्रतिकूल पूछ रहा है, प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया, विलोम। क्या हुआ, विलोम, विलोम सहसंबंध हुआ। अब जो विलोम सहसंबंध होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध होता है, ऋणात्मक सहसंबंध। अब ऋणात्मक सहसंबंध कौन सी कंडीशन में होता है, यदि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी इस तरह का अपने को अगर डायग्राम देखने को मिले, जैसे x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, इस तरह का अपने को कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशन में विलोम अपोजिट, पर्टिकुलर प्रतिकूल, इनडायरेक्ट नकारात्मक ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अब जो ये सहसंबंध है, मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में, कि जो ऋणात्मक सहसंबंध होता है वो y अक्ष के ऊपर बाएं से x अक्ष के नीचे दाएं की ओर एक रेखा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं। ऑप्शन आप देखोगे, सीधे बाएं से ऊपर से दाएं नीचे, बाएं ऊपर से सीधे दाएं नीचे, पहला वाला ऑप्शन। सीधे बाएं नीचे से दाएं ऊपर, x अक्ष दंड के समानांतर, y अक्ष दंड के समानांतर। तो देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब ये बाया दाया का खेल है, इसको आप समझ लीजिए आराम से। ये ऋणात्मक सहसंबंध है, ये अक्ष का बायां भाग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, और ये अक्ष का दायां भाग हुआ कि नहीं हुआ, और दोनों के दोनों नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि अक्ष की वैल्यू नीचे ही है, ठीक है, स्वतंत्र चर है ये, और y की वैल्यू होती है वो आश्रित चर है। अब देखो y का, ये देखोगे y, इसका मतलब इधर भी है y, मान ही तो बढ़ रहे हैं, तो ये y का बायां भाग हो गया, और ये कौन सा हो गया, y का अक्ष का, y की वैल्यूज का दायां भाग हो गया। तो आप देखोगे सीधे, ठीक है, बाएं ऊपर से, तो बायां हो गया, और साथ में दोनों में कंडीशन ऊपर वाली है, ऊपर हो गया, तो बाएं ऊपर से नीचे दाएं ओर। तो देखो बाएं ऊपर से नीचे दायां ओर जो सहसंबंध होता है वो कौन सा होता है, प्रतिकूल यानी ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ये देखो सीधे बाएं से बायां और नीचे से, बायां नीचे से दाएं ऊपर की ओर, यानी ये वाली कंडीशन, तब क्या होगा, +1, यानी पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। ये दोनों वाले ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले वाला हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, जब युग्म चरों के दोनों एक दूसरे में परिवर्तन का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो सहसंबंध का मान होगा। कोई दो चर हैं x और y, एक दूसरे में परिवर्तन का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, पता ही नहीं लग रहा है कि x का मान बढ़ रहा है तो y प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा, y से x का मान प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन की भाषा समझो, जब युग्म चरों के दोनों एक दूसरे में परिवर्तन का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे, तो सहसंबंध का मान क्या होगा। जब पता ही नहीं लग रहा है कि x से वैल्यू y प्रभावित हो रही है और y से x की वैल्यू प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में सहसंबंध क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य। तो आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा सहसंबंध। देखो -1 और जो +1 है 0.50 वाला है, ये प्रत्युत्तर देते हैं तभी तो ये मान होते हैं। +1 का मतलब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ेगी, अगर x की वैल्यू घट रही है तो y की भी घटेगी, तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। -1 पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, अगर x की वैल्यू क्रमिक रूप से बढ़ रही है तो y की वैल्यू घटेगी, अगर y की बढ़ रही है तो x की घटेगी। तो जब कोई प्रत्युत्तर यानी पता ही नहीं लग रहा है सहसंबंध किस प्रकार का है, तो इस तरह के आंसर में होता है शून्य सहसंबंध। निम्न में से कौन सा कथन सहसंबंध के बारे में सही नहीं है। देखो सहसंबंध के बारे में सही नहीं है, सहसंबंध के बारे में सही नहीं है, ये पूछ रहा है।
सहज संबंध चरों के बीच संबंधों की गहनता व दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। तो सहज संबंध के द्वारा दिशा का भी पता लगता है, उसकी मात्रा का भी पता लगता है। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, सही। सह संबंध सह प्रसरण का मापन करता है, न कि कार्य कारण संबंध का। प्रसरण ही तो बताता है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, एक के साथ बढ़ रहा है कि दूसरे के साथ घट रहा है। तो ये भी क्या है, सही है। सह संबंध का कार्य कारण व संबंध के रूप में समझा जाना चाहिए, कार्य कारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला आंसर, ये वाला टॉपिक है, लाइन है, वो क्या हो जाएगी गल। चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है तो सह संबंध धनात्मक सह संबंध होता है। अगर दो चर हैं x और y और उनकी गति एक समान एक ही दिशा में हो रही है तो भी धनात्मक होगा, एक ही दिशा में कमी हो रही है तो भी धनात्मक होगा, अगर उल्टा है तो ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, ये तो पर मैं विसरण वाला तो बात बताया ना, जो स्पीयर सॉरी जो कोट में ये गुणनफल आगुण विधि है कार्ल पियर्सन की, उसके अंदर प्रसरण की बात करता है ना, रेखिक माप बताता है ना। तो ये चारों में से जो तीसरा वाला है कार्यकरण वाला, ये सही है नहीं है, तो आंसर यही होगा। निम्न में से कौन सा सह संबंध के बारे में सही है, अब ये पूछ लिया, सह संबंध के बारे में सही है। परकीर्ण आरेख साहचर्य के स्वरूप को कोई विशेष संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। परकीर्ण आरेख, तीन तरह की विधियां बताई ना, पहले कौन सी है, आरेख विधि, परकीर्ण आरेख विधि। दूसरी कौन सी है, कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि या गुणनफल आगुण सहसंबंध विधि। तीसरी कौन सी है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। तो परकीर्ण आरेख साहचर्य के स्वरूप को कोई विशेष संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य के रूप में प्रस्तुत करता है। परकीर्ण आरेख विधि में यही तो बताया गया है, मात्रा का पता नहीं लगता, सह संबंध का ही पता लगता है, धनात्मक है या ऋणात्मक, लेकिन ये पता नहीं लगता उच्च है मध्यम है क्या निम्न है। तो ये बात क्या हो गई, सही। कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक दो चरों के बीच का रेखिक संबंधों का संख्यात्मक मापन है। मैंने बता दिया ना, कार्ल पियर्सन कौन सा सह संबंध बताता है, देखो दिशा भी बताता है, मात्रा भी बताता है, प्रसरण को भी बताता है, साथ में रेखिक सह संबंध को बताता है। मैंने वहां पे जोर दिया था, रेखिक सह संबंध को बताने वाली विधि कौन सी है, कार्ल पियर्सन की विधि, यही तो बात करता है। तो ये वाली बात भी क्या सही है, पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है। स्पीयरमैन का सह संबंध गुणांक व्यक्तिगत मदों के बीच उनके गुणों के आधार पर निर्धारित कोटियों द्वारा रेखिक सह संबंध को मापा जाता है। जहां पे कोटि शब्द आ जाए ना, कोटि, आंख बंद करके स्पीयरमैन करना है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। कोटि कौन देता है, स्पीयरमैन। ये जो अपने 12th के अंदर जो प्रैक्टिकल की जो पुस्तक चलती है उसके अंदर स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि दे रखी है और उसका एक फॉर्मूला भी है स्पीयरमैन का, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है, आ सकता है P बराबर समेशन डी स्क्वायर n क्यूब माइनस n, ये इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ठीक है, P व रो के सह संबंध को स्पीयरमैन ने प्रदर्शित किया था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बटा n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n। x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, उनको पहले कोटि दे दी जाती है, दोनों में जो अंतर आएगा उसको d होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, और जो मान होते हैं उनका क्यूब हो जाएगा और माइनस n मान उसमें से घट जाएगा। आप जो 12वीं की जो पुस्तक है मानचित्र कला की या प्रायोगिक भूगोल, वहां पे आप इसको जाके सोल्व कर सकते हो, प्रायोगिक भूगोल। उपरोक्त सभी, तो तीनों विधियां आ गई, देखो थ्योरी के रूप में पूछेगा, परकीर्ण आरेख, दिशा पता लगती है, मात्रा पता नहीं लगती, सहसंबंध पता लगता है। रेखिक की बात आए तो कौन सा आएगा, कार्ल पियर्सन, और किसकी बात आए, कोटि की बात आए तो क्या आएगा, स्पीयरमैन। तो चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा। सहसंबंध को मापने की प्रविधि है, देखो सहसंबंध को मापने की प्रविधि है, तीनों विधियां हैं, उन्हीं के नाम दे दिए ऑप्शन में। परकीर्ण आरेख है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध या सहसंबंध गुणांक आगुण विधि है, ये भी है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि ये भी है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित समकों के लिए कोटि आकार सहसंबंध होगा, कोटि आकार
सह संबंध होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को आराम से तसल्ली से बैठ के हल किया करो। देखो अक्स की वैल्यू देखो, अक्स की वैल्यू देखोगे तो 2 4 6 8 10 यानी वृद्धि हो रही है अक्स की वैल्यू में, वृद्धि। आप y की वैल्यू देखोगे 12 14 16 18 20, इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि। क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, दोनों के अंदर x की वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है और y की वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है। जब दोनों के अंदर वृद्धि होती है, x की वैल्यू भी बढ़ेगी y की वैल्यू भी बढ़ेगी तो धनात्मक सहसंबंध होगा। x की वैल्यू घटेगी y की वैल्यू घटेगी तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। अगर x की बढ़ेगी y की घटेगी, y की बढ़ेगी x की घटेगी, तब विलोम या ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो जो धनात्मक, या इसका मतलब यह हो गया कि इसके अंदर सहसंबंध कैसा है, धनात्मक सहसंबंध है। कैसा सहसंबंध है, धनात्मक सहसंबंध है। अब ये जो धनात्मक सहसंबंध है ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, +1। जो +1 है ये पूर्ण धनात्मक को बताएगा। किसको बताएगा, पूर्ण को। आप ऑप्शन पे चलो, 0.1 0.1। अब इसे ये तो पता लग रहा है कि धनात्मक सहसंबंध है 0.1, लेकिन ये निम्न धनात्मक सहसंबंध है। कैसा है, निम्न, नहीं होगा। 1.0 यानी देखोगे आप क्रमिक रूप से है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। यहाँ पे कैसा है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। जब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा तो वहां पे क्या आएगा, +1। क्या आएगा, +1। तो आंसर क्या होगा, 1.0 या +1। इसी तरीके से माइनस होगा नहीं, 0.50 मध्यम होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, दूसरा वाला। वही क्वेश्चन रिपीट है। दो चरों के बीच संबंधों की दिशा और गहनता को, गहनता की माप को क्या कहते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। दो चरों के बीच संबंधों की दिशा और उसकी गहनता की माप को क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक, विचरण गुणांक, मानक विचलन, गुण साचर्य। तो जहां पे सहसंबंध की बात कर रहा है तो सहसंबंध गुणांक होगा, जो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है ना, जिसको कोपिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। कोपिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। देखो यहां पे देखोगे आप, सहसंबंध गुणांक मैंने यहां लिखा है, ये कोल पियर्सन का सहसंबंध परिणाम बताता है, उसको कोपिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, यानी सहसंबंध गुणांक बोलेंगे इसको। इंग्लिश में याद रख लेना आपको, सहसंबंध गुणांक, कोपिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोपिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे देखते हैं, दो चरों के बीच सहसंबंध मापन के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो चर हैं x और y, उनमें सहसंबंध मापने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है। लोरेंज वक्र से आवर्ती संचयी आवर्ती से संबंधित है, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, लोकेशन कोटेंट विधि, आंशिक सहसंबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा, दो चरों के बीच सहसंबंध मापन के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है। तीन ही विधि है, आलेखी ग्राफी विधि, कार्ल पियर्सन का जो गुणनफल आघूर्ण विधि है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है। अगर रेखिक पूछे तो स्पीयरमैन आएगा, गैर रेखिक पूछे, सॉरी रेखिक पूछे तो कार्ल पियर्सन आएगा, और गैर रेखिक पूछे तो स्पीयरमैन आएगा, कोटि पूछे तो स्पीयरमैन आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक आर को कौन सा मान सही सुमेलित श्रेणी में श्रेणी नहीं है। अब ये भी पूछ लिया, मान भी पूछ लिया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी जो तीन तरह के मान बता रहे हैं, 0.75 से 1 तक, 0.25 से 0.75 तक, और 0 से लेकर 0.25 तक। तो देखो इसके मान लिखे हुए हिंदी में, +0.99, प्लस का निशान है, 0.99 है। तो आपको पता है, आप इसे ऐसे समझो इसको, ये तो क्या होता है, उच्च सहसंबंध, ये होता है मध्यम सहसंबंध, और ये होता है निम्न सहसंबंध, निम्न सहसंबंध। तो 0.99 उच्च है, सही है, +0.50 सामान्य मध्यम है, -0.01 निम्न सहसंबंध है, 0.99
ये उच्च है, जबकि यहाँ पे शून्य दे रखा है। शून्य कब होगा? जब 0 होगा, लेकिन जो 0.99 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला डी। दो चरों के बीच सहसंबंध के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? फिर से पूछ लिया, दो चरों के बीच सहसंबंध के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? लोरेंज वक्रनी है, संचयी आवर्ती से आंशिक सहसंबंध नहीं है, वही क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि। किसानों की जोत के आकार के आधार पर उनकी असमय वितरण को मापने के लिए कौन सी विधि है? तो ध्यान रखना है, सहसंबंध विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता है? अब वो फिर से मान पूछ लिया। एग्जामिनर देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सहसंबंध वाला जो टॉपिक है, वहां से इसको लेक्चरर में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 नहीं तो पक्का एक तो आएगा ही आएगा, और वो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद में। देखो, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, अपूर्ण धनात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, धनात्मक सार्थक सहसंबंध। अब देखोगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध प्लस 1.0, अपूर्ण धनात्मक सहसंबंध यानी अपूर्ण की बात करेगा तो वहां पे 0 आएगा ना, सहसंबंध क्या होगा? 0। कोई सहसंबंध नहीं है, ये वाली बात भी सही है। धनात्मक सहसंबंध है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर 1 आ गया तो वहां पे तो पूर्ण होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए प्लस और माइनस दोनों दे दिया, लेकिन अब जब चारों ऑप्शनों पे चर्चा करते हैं तो सबसे बेस्ट आंसर होगा अपूर्ण धनात्मक सहसंबंध, यानी 0 होना चाहिए मान। इसने मान कितना दे रखा है? 1.0, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा। ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की सही दिशा होगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से समझ लिया उसका आंसर ये गलत हो ही नहीं सकता। क्या पूछ रहा है? ऋणात्मक, ये वाला ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के वितरण की सही दिशा क्या होगी? ऊपर बाएं से नीचे दाएं, नीचे बाएं से ऊपर बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर दाएं से नीचे बाएं। तो जो ऋणात्मक सहसंबंध होता है वो ऊपर और बायां और दायां और नीचे या नीचा। ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर, ये पहला वाला हो गया। नीचे बाएं से ऊपर दाएं की ओर, ये धनात्मक होगा। पूछ रहा क्या है आपको? ऋणात्मक, ये धनात्मक होगा। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाला। निम्नलिखित समकों के लिए कोटि आकार सहसंबंध होगा। कोटि आकार सहसंबंध होगा। देखोगे आप, अक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अक्स की वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, जबकि वाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, स्थिर है। अगर ए की वैल्यू स्थिर होती है तो वहां सहसंबंध होता है हमेशा शून्य। कौन सा होता है? शून्य। तो सहसंबंध हो जाएगा 0, शून्य। किन्हीं दो चरों में यदि सहसंबंध मूल्य -1.0 है, 1.0, तो इसका आशय है कि यह दो चर हैं। आपको सीधा सा पता है, +1i पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, -1i पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। किन्हीं दो चरों में यदि सहसंबंध मूल्य 1.0 है तो इसका आशय है कि ये दोनों चर, अगर 1.0 है और माइनस का निशान नहीं है तो स्वाभाविक है प्लस का निशान है, तो यहाँ पे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। ये वाले हट जाएंगे, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध में समासरण रेखाएं इनमें से कौन सी होती हैं? फिर से पूछ लिया, पूछ रहा क्या है? डायग्राम बना लिया करो आप। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध इस तरह का होता है, अक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो अक्स बाएं से वाई दाएं ऊपर की ओर, ठीक है। तो बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर, बाएं ऊपर से नीचे दाएं की ओर, बाएं ऊपर से नीचे दाएं की ओर, ये तो -1 है, ये +1 है। आंसर क्या हो जाएगा? बाएं नीचे से दाएं ऊपर की ओर। सहसंबंध गुणांक आर का मान कौन सा मान सुमेलित नहीं है? कौन सा मान सुमेलित नहीं है? ये उच्च में आता ही है, सामान्य में आता ही है, बहुत नियम है, ये वाला नहीं है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। दो चरों के बीच सहसंबंध मापन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वही कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि। किसानों की जोत के आधार पर फिर से ये वो रिपीट क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक इनका मान से मेल नहीं खाता? फिर से रिपीट है। ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों के लिए वितरण दिशा होगी। ये भी क्वेश्चन सोल्व करा दिया। सरल सहसंबंध गुणांक का प्रास निम्नलिखित में से होगा। 0 से अनंत की ओर, -1 से +1 तक, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सहसंबंध होता है उसका मान होता है -1 से +1 के मध्य, -1 से
+1 के मध्य, तो -1 से +1 तक सीधा सा क्वेश्चन है। 0 है तब x और y के बीच में, जब 0 ही हो गया तो स्वतंत्र हो गया, कोई लेना देना ही नहीं है। 0 है, किसी पे आश्रित ही नहीं है। सहसंबंध कब होता है? जब x की वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू पर आश्रित हो, या दोनों में से किसी की भी वैल्यू आश्रित हो, उस कंडीशन में अपने को सहसंबंध देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे RXY यानी जो RHO है सहसंबंध है, वो क्या है? 0 है, तो स्वतंत्र है, किधर भी घूमो तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि है, उसको कोटि तो किसकी है? स्पीयरमैन की है, स्पीयरमैन की। ठीक है, गुणन आगुण सहसंबंध गुणांक विधि, यही तो है इसका दूसरा नाम, गुणन आगुण सहसंबंध गुणांक विधि, या कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि। इसका दूसरा नाम गुणन आगुण सहसंबंध गुणांक विधि। दिशा भी पता लगती है, मात्रा भी पता लगता है, प्रसरण भी पता लगता है, और रैखिक सहसंबंध इसके द्वारा पता लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक सहसंबंध के प्रकार है? अब पूछ रहा है मात्रात्मक, अपन ने तो पढ़ा ही नहीं मात्रात्मक सहसंबंध, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया। ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, रेखिक, वक्रात्मक, सरल। अब देखो क्वेश्चन को समझो, किसकी पूछ रहा है? मात्रा की बात कर रहा है, यानी संख्या की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है। अब संख्या रेखा में तो आएगी नहीं, ठीक है, तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाला। कुछ क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो ये अपना जो सहसंबंध वाला जो चैप्टर है, ये स्कूल लेक्चरर के हिसाब से, नेट जीआरएफ और कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, और इसके जितने भी विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने सोल्व करवाए हैं। तो इस क्लास को जब भी आप देखो तो आप लोग पेन और रफ कॉपी जरूर लेके बैठना। और जो 12वीं की प्रायोगिक भूगोल चलती है उसमें स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि है, वहां पे भी जाके उस जो क्वेश्चंस है वहां पे जाके आप सोल्व कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट है तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं वहाँ पे आप कोई भी आपसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।